इस गांव में एक मजूमदार वंश है। यहाँ उस वंश के लोगों की बहुत मान मर्यादा और इज्जत है। बड़े भाई गुरुचरण सिर्फ घर के ही क्यों, उन्हें यदि सारे गांव का जिम्मेदार व्यक्ति कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गांव में बड़े आदमी तो और भी बहुत से थे, मगर इतनी श्रद्धा भक्ति का पात्र श्री कुंजपुर में और कोई नहीं था। अपने जीवन में उन्होंने कोई बड़ी नौकरी नहीं की। यदि गांव छोड़कर अन्यत्र जाने को राजी हो जाते तो उनके लिए वह दुष्पर्याय नहीं थी। लेकिन जवानी में जो एक बार निकटवर्ती जिला स्कूल की मास्टरी के काम में लगे तो किसी भी लालच से उस शिक्षालय की ममता को छोड़कर कहीं भी जाने के लिए वे राजी नहीं हुए। अब यहाँ उनका वेतन 30 रुपये से बढ़ते बढ़ते 50 रुपये हो गया था और अब वेतन का आधा 25 रुपया पेंशन पाते हैं। 3 साल पहले ही उन्होंने नौकरी से अवकाश प्राप्त हुआ था। संसार में आज तक रुपये जैसी चीज़ की कमी उनके लिए कभी नहीं हुई। अगर ऐसा ना होता तो झगड़ा मिटाने, मामलों का फैसला करने, दलबंदी की गुत्थियाँ सुलझाने में उनका आदेश ही श्री कुंजपुर में सर्वमान्य नहीं हो सकता था। उनकी असीम धर्मनिष्ठा, चरित्र की दृढ़ता और अविचलित साधुता के सामने हर कोई इज्जत के साथ सिर झुकाता है। उनकी उम्र 60 के लगभग होगी। अगर कोई आदमी चरित्र, साधुता या धार्मिकता में जाति दिखाता तो आसपास के 10-20 गांव के लोग उसका यह कहकर मजाक उड़ाते, वाह भाई वाह, तुम तो एकदम गुरुचरण मालूम होते हो। गुरुचरण की पत्नी नहीं थी, सिर्फ एक लड़का था, विमल। संसार में शायद अद्भुत कहलाने लायक वाकई कुछ है ही नहीं। नहीं तो इतने बड़े और सर्वगुण संपन्न पिता के घर ऐसा सर्वदोष संपन्न पुत्र न जाने कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। पुत्र के साथ पिता की मोह ममता नहीं के बराबर थी। उनकी सारी की सारी मोह ममता अपने भतीजे परेश पर थी। हरिचरण का बड़ा लड़का परेश ही मानो उनका अपना लड़का हो। परेश एमए करके वकालत पढ़ रहा है। उसे वर्ण परिचय की पहली पुस्तक से लेकर आज तक सब कुछ वे ही पढ़ाते आ रहे हैं। विमल ने अपने पिता से कुछ भी नहीं सीखा। उनका यह दुख परेश ने मिटा दिया। छोटा भाई हरिचरण परदेश में नौकरी कर रहा था कि अचानक लड़ाई के बाद न जाने कैसे वह बड़ा आदमी बन गया और नौकरी छोड़कर घर चला आया। लोगों को ऊंचे ब्याज पर रुपये उधार देने लगा। अपनी पत्नी के नाम से एक बगीचा खरीद लिया और भी 2-1 काम ऐसे किए जिससे उसके रुपये की गंध को 5-7 गांव के लोगों की नाक तक पहुंचते देर नहीं लगी। एक दिन हरिचरण ने आकर गुरुचरण से विनयपूर्वक कहा, भैया, कई दिनों से मैं आपसे एक बात करने की सोच रहा हूँ। गुरुचरण ने कहा, कैसी बात है, कहो। हरिचरण बगले झांकता हुआ बोला, अब आप अकेले और कितना कर सकेंगे, आपकी उम्र भी काफ़ी हो चली है। गुरुचरण ने कहा, सो तो ठीक है, 60वां साल चल रहा है। हरिचरण ने कहा, इसीलिए तो कह रहा था, मैं तो अब घर पर ही रहूँगा। ज़मीन जायदाद तो अपनी मामूली ही है, वह भी गैर सिलसिले से पड़ी है। जरा निशान लगाकर मैं ही अगर। गुरुचरण ने पल भर अपने छोटे भाई के चेहरे की तरफ देखकर कहा, जी नहीं, जैसा है, जैसा चल रहा है, सब वैसा ही रहेगा। सब कुछ इकट्ठा ही रहेगा, समझे तुम। हरिचरण ने कहा, समझा क्यों नहीं, समझता ही हूँ। अच्छी बात है, कल से ऐसा ही होगा, सब तय हो जाएगा। गुरुचरण ने कहा, तय करने की तो अब तक कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर यदि वह आज आ पड़ी है तो तीनों भाइयों के 3 बराबर से बराबर बराबर बांट देने से काम चल जाएगा। हरिचरण ने आश्चर्य के साथ कहा, 3 हिस्से कैसे? मंजली, वह तो विधवा है, उसके बाल बच्चा भी कोई नहीं है, फिर उसका हिस्सा कैसे? 2 हिस्से होंगे। गुरुचरण ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, हिस्से तो 3 ही होंगे।
मंजली बहू मेरे भाई श्यामचरण की विधवा है, जब तक जीवित रहेगी हिस्सा तो पाएगी ही। हरिचरण नाराज हो गया और बोला, कानून से भी नहीं ले सकेगी, सिर्फ खाने पहनने को ले सकती है। गुरुचरण ने कहा, कानून से अगर उसे अपना हक हासिल हो जाएगा तो करेगी। हरिचरण का चेहरा स्याह पड़ गया और बोला, करेगी क्यों नहीं। दूसरे दिन हरिचरण रस्सी और फीता हाथ में लिए घर घर में नाप जोख करने लगा। गुरुचरण ने न तो कुछ पूछा और न ही कोई बाधा डाली। 2-3 दिन बाद ईंट काठ बालू चूना सुख भी आ पहुंची। घर की पुरानी मेहरी ने आकर खबर दी, कल से राजमिस्त्री लग जाएंगे, छोटे बाबू के मकान की दीवार खड़ी होगी। गुरुचरण ने हंसते हुए कहा, यह तो मैं देख ही रहा हूँ, कहने की क्या ज़रूरत है। 5-6 दिन बाद एक शाम को दरवाजे के बाहर पैरों की आहट सुनकर गुरुचरण ने मुंह उठाकर पूछा, क्या है पांचू की माँ। पांचू की माँ बहुत दिनों से पुरानी मेहरी है, उसने इशारे से दिखाते हुए कहा। मंजली बहू बाहर खड़ी है बड़े बाबू। बड़ी बहू के मरने के बाद से विधवा वधू ही इस गृहस्थी की मालकिन है। वे ओट में खड़ी होकर जेठ के साथ बोलती हैं। उन्होंने मीठे स्वर से कहा, ससुर के घर में क्या मेरा कोई भी दावा नहीं। जो छोटी बहू दिन रात मुझे गालियां दिया करती है। गुरुचरण ने कहा, है क्यों नहीं बहू, जैसा उनका है ठीक वैसा ही तुम्हारा भी हक है। पंचू की माँ ने कहा, लेकिन इस तरह से तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। गुरुचरण सब सुन रहे थे। क्षण भर चुप रहकर बोले, परेश को घर आने के लिए चिट्ठी लिख दी है पंचू की माँ, उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा, तब तक तुम लोग जरा बर्दाश्त कर लो। मंजली बहू ने दुविधा दिखाते हुए कहा, लेकिन परेश क्या। गुरुचरण ने टोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं मंजली बहू, मेरे परेश के विषय में लेकिन नहीं चल सकता। हरी उसका बाप ज़रूर है, लेकिन वह लड़का मेरा ही है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी वह मेरा ही रहेगा। उसके ताऊज भी अन्याय नहीं करते। यह बात अगर वे न समझे तो समझ लेना कि व्यर्थ ही मैंने इतने दिनों पराए लड़के को छाती से लगाकर एक नेक आदमी बनाया। दासी ने कहा, इसमें क्या कहना है। उस साल माता निकली थी, तब छोटे बाबू और कहाँ उनकी सौतेली माँ डर के मारे कोई उसके पास तक भी नहीं जाता था। तुम्हारे सिवा उसे यमराज के मुंह से और कौन छीन सकता था बड़े बाबू। तब कोई नहीं फटकता था उसके पास, अकेले आप ही थे, क्या रात और क्या दिन। मंजली बहू ने कहा, परेश की माँ जीवित रहती तो शायद उससे भी इतना न होता। गुरुचरण शर्मिंदा होकर बोल पड़े, रहने दो बेटी ये सब बातें। मंजली बहू के चले जाने पर वृद्ध गुरुचरण की आंखों के सामने मानो विमल और परेश दोनों आसपास खड़े हो गए। जंगल के बाहर अंधकार में आकाश की तरफ देखकर उनके मुंह से एक लंबी और गहरी सांस निकल पड़ी। उसके बाद मोटी बांस की लाठी उठाकर वे सरकारों के बैठक खाने में शतरंज खेलने चल दिए। दूसरे दिन दोपहर को गुरुचरण रोटी खाने के लिए बैठे थे। मकान के उत्तरी भाग के बरामदे का कुछ हिस्सा घेर कर हरिचरण की रसोई बनाने का काम चल रहा था। वहाँ से तीक्ष्ण नारी कंठ से ऐसी ऐसी कड़वी बातें निकल रही थी जिनका कोई शराफत के साथ जवाब नहीं दे सकता था। उनके भोजन करने में काफ़ी विघ्न हो रहा था, मगर जब उन स्वरों में सहसा पुरुष का मोटा गला आ मिला, तब पल भर के लिए उनके कान खड़े हो गए और वह अचानक उठकर खड़े हो गए। मंजली बहू ओट में से हाय हाय कर उठी और पंचू की माँ क्रोध और क्षोभवश चित्कार करके इस दुर्घटना को प्रकट कर रही थी। आंगन में खड़े होकर गुरुचरण ने भाई को पुकार कर कहा, हरिचरण, तुम औरतों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहते
पर तुम पुरुष होकर अगर विधवा बड़ी भौजाई का इस तरह अपमान करोगे तो उसका इस घर में रहना नहीं हो सकेगा। इस बात का किसी ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बाहर जाते वक्त उन्हें छोटी बहू का परिचित तीक्ष्ण कंठ सुनाई दिया। वह मजाक उड़ाती हुई कह रही थी, इस तरह मेरा अपमान न किया करो, कह देती हूँ, नहीं तो मंझली बहू घर में ही नहीं रहेगी, तब क्या होगा। हरिचरण जवाब दे रहा था, दुनिया रसातल में डूब जाएगी और क्या होगा। कौन उसे इस घर में रहने के लिए सिर की कसम दिला रहा है। चली जाए जान तो बचे। गुरुचरण ठिठक कर खड़े हो गए। हेड मास्टर साहब की कन्या के विवाह में शामिल होने के लिए गुरुचरण कृष्णनगर की ओर रवाना हो ही रहे थे कि इतने में अचानक सुना कि परेश घर आ गया है और आते ही बुखार में पड़ गया है। वे घबराते हुए से परेश के कमरे में घुस ही रहे थे कि सामने से छोटे भाई हरिचरण को देखकर पूछ बैठे, परेश को बुखार आ गया है क्या। हरिचरण हूँ कहकर चला गया। छोटी बहू के मायके की नौकरानी सामने रास्ता रोककर कहा, आप भीतर मत जाइए। ले जाऊं मगर क्यों। भीतर दादी जी बैठी हैं, उन्हें जरा हट जाने को कह देना। नौकरानी ने कहा, हट कहाँ जाएंगी, लड़के के माथे पर हाथ फेर रही हैं, कहकर वे अपने काम से एक ओर चली गई। गुरुचरण यह सब सुनकर कुछ क्षण भर खड़े रहे, फिर परेश को पुकार कर बोले, परेश अब कैसी तबीयत है बेटा। भीतर से इस व्याकुल प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया, मगर नौकरानी ने वहां भी जवाब दे दिया, भैया जी को बुखार आ गया है, सुन तो लिया। गुरुचरण स्तब्ध होकर 2-3 मिनट तक खड़े रहे, फिर धीरे से बाहर निकल आए और किसी से कोई बात ना करके सीधे रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए। वहां विवाह की धूमधाम में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु काम निपट जाने पर उनके बहुत दिनों के मित्र हेडमास्टर साहब ने एकांत में ले जाकर उनसे पूछा, क्या बात है गुरुचरण, सुना है कि हरिचरण तुम्हारे पीछे पड़ा है। गुरुचरण ने अनजान की भांति कहा, हरिचरण नहीं तो क्या जी। हरिचरण की शैतानी का हाल सभी सुन चुके हैं। गुरुचरण को सहसा सब बातें याद आ गई और वे बोले, हाँ हाँ, जमीन जायदाद के बारे में हरिचरण कुछ गड़बड़ी कर रहा है। उनकी बात के ढंग से हेडमास्टर चुप हो गए। दोनों बचपन के प्रगाढ़ मित्र हैं, फिर भी गुरुचरण अंदर की बात को उदासीनता के आवरण में छिपाना चाहते हैं। इस बात का ख्याल करके फिर उन्होंने कोई बात नहीं पूछी। गुरुचरण जब कृष्णनगर से घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी इन दिनों की गैर मौजूदगी में मौका पाकर हरिचरण ने आंगन में जगह जगह गड्ढे खोद खोद कर आंगन का ऐसा हाल कर रखा है कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। वे समझ गए कि वह अपनी मर्जी और सुविधा के अनुसार घर का बंटवारा करके बीच में दीवार खड़ी करेगा। उसके पास रुपया है, इसलिए किसी और की मदद की उसे चिंता नहीं। वे अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल रहे थे कि इतने में मंझली बहू को साथ लिए पंचू की मां आ खड़ी हुई। गुरुचरण समाचार पूछना चाहते थे कि अचानक अस्फुट कंठ से रोने लगी और रोते रोते ही उसने बताया कि परसों सवेरे मंझली बहू जी को छोटे बाबू ने गर्दन पकड़कर धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। यदि मैं मौजूद ना होती तो शायद मार मार कर इसको अधमरी कर डालते। घटना पूरी तरह से समझने में गुरुचरण को अधिक देर नहीं लगी, फिर भी वे काठ के पुतले की तरह खड़े रहे। कुछ पल शांत रहने के बाद सहसा पूछा, क्या सचमुच ही हरिचरण ने तुम्हारी देह को हाथ लगाया था बहू रानी? क्या ऐसा करने का वह साहस जुटा सका? थोड़ी देर बाद फिर बोला, जान पड़ता है तब परेश शायद खाट पर पड़ा रहा होगा। पंचू की मां ने कहा, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है बड़े बाबू।
आज ही तो वे सवेरे की गाड़ी से कलकत्ता चले गए हैं। कुछ हुआ ही नहीं था तो वह अपने बाप की करतूत जानकर और समझकर चला गया है। पंचू की माँ ने कहा, हाँ सभी कुछ। गुरुचरण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह रो देने वाले अंदाज में बोले, बहू रानी, इतने बड़े अपराध की सजा अगर उसे ना मिले तो इस घर में तेरा रहना मुश्किल हो गया समझ लो। चलो अभी भी वक्त है, मैं गाड़ी लिए आता हूँ। तुम्हें अदालत चलकर अपने हक के लिए नालिश करनी होगी। अदालत जाकर नालिश करने के नाम से मंजली बहू चौंक पड़ी। गुरुचरण ने कहा, गृहस्थी की बहू बेटियों के लिए यह काम सम्मानजनक नहीं है, यह मैं जानता हूँ, पर इतना बड़ा जबरदस्त अपमान अगर चुपचाप सह लोगी बेटी तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे। इससे ज़्यादा और अधिक बात मैं नहीं जानता। मंजली बहू जमीन से उठकर खड़ी हो गई और बोली, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे मैं बिना किसी प्रकार के सोच विचार के उसका पालन करूंगी। हरिचरण के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर हुआ। गुरुचरण ने अपनी पुराने जमाने की जंजीर बेचकर एक बड़े वकील को मोटी रकम अदा कर दी। निश्चित दिन को मामले की सुनवाई हुई। प्रतिवादी हरिचरण हाजिर हुआ मगर वादिनी नहीं दिखाई दी। वकील ने न जाने क्या कहा क्या सुना। हाकिम ने मुकदमा खारिज कर दिया। भीड़ में अचानक गुरुचरण की दृष्टि प्रेस पर पड़ गई। तब वह मुंह फेरकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। गुरुचरण ने घर आकर सुना कि मायके से किसी की जबरदस्त बीमारी की खबर पाकर मंजली बहू बगैर नहाए धोए यूं ही गाड़ी बुलवाकर वहां चली गई। पंचू की मां हाथ पैर धोने को पानी देने आई और अचानक रोकर कहने लगी, रात भी झूठी दिन भी झूठा, तुम कहीं और चले जाओ बड़े बाबू। अब इस पापी संसार में तुम्हारे रहने के लिए कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। ढोल आए, नगाड़े आए, मंजीरे आए, मुकदमा जीत जाने की खुशी में हरिचरण के घर शुभ चंडी की पूजा के ऐसे बाजे बजे कि सारा गांव उथल पुथल हो उठा। भागों में बटे हुए पैतृक मकान के एक हिस्से में रहा हरिचरण का परिवार और दूसरे में रहे गुरुचरण और उनके पुराने दिनों की दासी पंचू की माँ। दूसरे दिन सवेरे पंचू की माँ ने आकर कहा, रसोई का सब सामान जुटा दिया है बड़े बाबू। रसोई का? ओ हाँ ठीक है, चलो मैं भी आ गया। कहकर गुरुचरण उठना ही चाहते थे कि दासी ने कहा, कोई जल्दी नहीं है बड़े बाबू, जरा दिन चढ़ने दीजिए, बल्कि आप गंगा स्नान कराइए। अच्छी बात है, जाता हूँ। कहकर गुरुचरण पलक झपकते ही गंगा स्नान के लिए जाने के लिए तैयार होकर उठ खड़े हुए। उनके काम या बात में कहीं कुछ भी असंगति नहीं थी। फिर भी पंचू की माँ को न जाने क्यों बहुत बुरा सा प्रतीत हुआ। उसे बार बार यही ख्याल आने लगा, मानो ये पहले के वे बड़े बाबू नहीं रहे। पंचू की माँ भीतर जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, कभी भला न होगा, हरगिज भला ना होगा, इसकी सज़ा भगवान अवश्य ही देंगे। इस जन्म का पाप अगले जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। किसका भला न होगा और किसे भगवान अवश्य ही सज़ा देंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस दिन छोटे बाबू की ओर से इस बारे में झगड़ा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतने लगे। गुरुचरण की एकमात्र संतान विमल चंद्र सुसंतान नहीं है, वे इस बात को अच्छी प्रकार से जानते थे। कई महीने पहले कुछ घंटों के लिए एक बार वे घर आया था, तब से फिर उसके दर्शन ही नहीं हुए। उस बार वे एक बैग में छिपाकर न जाने क्या क्या रख गया था। उसके चले जाने के बाद गुरुचरण ने परेश को बुलाकर कहा था, देख तो बेटा क्या है इसमें। परेश ने अच्छी तरह देखभाल कर कहा था, कुछ कागजात हैं, संभवतः दस्तावेज हैं, इन्हें जला दूं ताऊ जी? गुरुचरण ने कहा था,
अगर ज़रूरी हुए तो? परेश ने कहा था। ज़रूरी तो है ही, पर विमल भैया के लिए शायद गैर ज़रूरी है। फिर इस आफत की जड़ की ज़रूरत क्या है घर में रखने की? गुरुचरण ने आपत्ति की थी। बगैर जाने उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहिए परेश। इनके नष्ट होने से किसी का सत्यानाश भी हो सकता है। इन्हें तो छिपा कर रख दे बेटा, पीछे देखा जाएगा। इस घटना की उन्हें याद नहीं थी। आज सवेरे गंगा स्नान से लौटकर रसोई बनाने जा रहे थे कि इतने में अचानक उसी बैग को लिए हुए परेश हरिचरण गांव के और भी कई सज्जन और पुलिस खड़ी हुई थी। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि विमल डकैतों का साथी है, फिलहाल फरार है। अखबार में खबर पढ़कर नरेश ने पुलिस को सारी बातें बता दी हैं। बैग अब तक उसी के पास था। विमल खराब लड़का है, शराब पीता है और भी उसमें अनेकों दोष हैं। कलकत्ता रहकर कोई मामूली सी नौकरी करके वह ये सब काम किया करता है, मगर वह डकैती कर सकता है, ऐसा शक पिता के मन में कभी सपने में भी नहीं हुआ था। कुछ पल वे एकटक परेश के चेहरे की तरफ देखते रहे। उसके पश्चात उनकी निष्प्रभ निर्मल दोनों आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और बोले, सब सच है। परेश ने एक बात भी झूठ नहीं कही। दरोगा ने और भी दो चार बातें पूछकर उन्हें छुट्टी दे दी। जाते समय उसने अचानक झुककर गुरुचरण के पांव छुए और कहा, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और ब्राह्मण हैं, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। इतने भारी दुख का काम मैंने इसके पहले कभी नहीं किया। इसके पश्चात कई महीने बीत जाने पर खबर आई कि विमल को 7 वर्ष की सज़ा हो गई है। फिर ढोल नगाड़े और मंजीरे बजाकर समारोह के साथ शुभ चंडी की पूजा की तैयारियां होने लगी। परेश ने हरिचरण से कहा, बापूजी यह सब रहने दो। क्यों? परेश ने कहा, यह सब मैं सहन नहीं कर सकूँगा। बाप ने कहा, अच्छी बात है, यदि सहन न कर सको तो आज का दिन कलकत्ता जाकर घूम फिर कर बिता जाओ। जग माता की पूजा है, धर्म कर्म में रुकावट मत डालो। परेश चला गया और धर्म कर्म में कोई रुकावट नहीं आई। 10 दिन बाद एक दिन सवेरे गुरुचरण घर की ओर अकस्मात शोरगुल और चौक चिल्लाहट सुनाई दी। कुछ देर बाद गवालिन रोते हुए आ खड़ी हुई। उसकी नाक से खून बहता चला जा रहा था। हरिचरण ने घबराहट के साथ पूछा, नाक से खून कैसे आ गया मोक्षदा? क्या बात है? रोने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग आ पहुँचे। मोक्षदा ने कहा, दूध में पानी मिलाया था, इसलिए बड़े बाबू ने लात मार कर मुझे गड्ढे में गिरा दिया। हरिचरण ने कहा, किसने लात मारी है? चल हट, यूं ही गले पड़ी रही है। परेश ने कहा, ताऊ जी ने। झूठ बोलती है। छोटी बहू ने कहा, जेठ जी औरतों के शरीर को हाथ लगाएंगे। तू यह क्या बकवास कर रही है दूध वाली? उसने अपने शरीर पर कीच मिट्टी दिखाते हुए देवी देवताओं की कसम खाकर कहा कि मैं सच बोल रही हूँ। झूठ बोलूँ तो मुझ पर गाज गिरे। दीवार का उठाना बंद तो बंद हो गया था, पर आंगन के गड्ढे सब ज्यों के त्यों बने हुए थे, अभी तक भरे नहीं गए थे। गुरुचरण के लात मारने पर उन्हीं में से एक गड्ढे में गिर जाने से उसे चोट आ गई थी। हरिचरण ने कहा, चल मेरे साथ नालिश कर दे। स्त्री ने कहा, कैसी असंभव बात करते हो तुम? जेठ जी औरतों के शरीर पर हाथ लगाएंगे? झूठी बात है। हरिचरण ने कहा, झूठी होगी तो हार जाएगी, लेकिन भैया के मुंह से झूठ निकल नहीं सकता। मारा होगा तो उन्हें सजा हो जाएगी। युक्ति सुनकर स्त्री में सद्बुद्धि आ गई और बोली, तो ठीक है, ले जाकर नालिश करवा दो, मज़ा आ जाएगा जब सजा हो जाएगी। हुआ भी यही, भैया के मुंह से झूठ नहीं निकल सका।
अदालत के फैसले से उन पर 10 रुपये जुर्माना हो गया। अब की बार सुखचंडी की पूजा तो नहीं हुई, मगर दूसरे दिन देखा गया कि कुछ लड़के झुंड बनाकर गुरुचरण के पीछे पीछे शोरगुल मचाते हुए और कहते हुए जा रहे हैं। गवालिन को मारने का गीत भी इतने में बन गया है। रात के लगभग 8 बजे होंगे। गुरुचरण की बैठक भरी हुई थी। गांव के इज्जतदार लोग आजकल यहीं आने लगे हैं। अचानक एक आदमी ने आकर बड़े आनंद की खबर सुनाई। लुहारे को लड़कों ने विश्वकर्मा पूजा के उत्सव में कलकत्ता से 2 नाचने वाली बुलाई हैं। उन्हीं के नाच की महफिल में गुरुचरण बैठे हैं। हरिचरण हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, पागल है पागल, इसकी बात सुनो। ऐसा वैसा नाच देख रहे हैं? किस चंडू खाने से आ रहे हो अविनाश? अविनाश ने सौगंध खाकर कहा, अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। एक आदमी दौड़ा गया सच्ची खबर लाने के लिए। 10 मिनट के पश्चात वह लौट आया और बोला कि हाँ, बिल्कुल सच बात है। और सिर्फ नाच ही नहीं देख रहे, बल्कि रुमाल में बांधकर उन्हें न्योछावर देते हुए भी वह अपनी आंखों से देख आया है। बस फिर क्या था, एक जोर का शोरगुल उठ खड़ा हुआ। किसी ने कहा किसी दिन ऐसा तो होगा ही, यह तो पहले से ही जानी हुई बात थी। कोई कहने लगा, जिस दिन बिना कसूर औरत के शरीर पर हाथ लगाया था उसी दिन हम समझ गए थे। एक ने लड़के की डकैती का उल्लेख करते हुए कहा, बेटे से ही बाप के चरित्र का अंदाजा हो सकता है। इसी प्रकार की न जाने कितनी ही बातें होने लगी। आज कुछ नहीं बोला तो सिर्फ एक हरिशरण। वह बेसुत्सा होकर खामोश बैठा रहा। उसे न जाने कैसे आज बचपन का स्मरण हो आया। क्या यही उसके भैया हैं? यही गुरुचरण मजूमदार हैं? रात के लगभग 2-2:30 बजे होंगे, पर नाच समाप्त होने में अभी भी देर है। विश्वकर्मा पूजा जल्द ही खत्म हो चुकी थी, पर उसकी रेखा अभी भी चल रही थी। अधिकांश लोग शराब पीकर अपना होश हवास खो बैठे थे और उन्हीं के बीच में बैठकर मुस्कुरा रहे थे वृद्ध गुरुचरण। अचानक कोई चादर से मुंह ढके हुए वहां आया और धीरे से उनकी पीठ पर हाथ रखा। वे चौंक पड़े और बोले, कौन? उसने कहा, मैं परेश हूँ, ताऊजी घर चलिए। गुरुचरण ने कोई आपत्ति नहीं की और बोले, घर चलो। उत्सव मंच का जरा सा मंद प्रकाश रास्ते पर आ रहा था। वहां पहुंचकर परेश एकटक ताऊ के चेहरे की ओर देखता रहा। आंखों में वे ज्योति नहीं, चेहरे पर वे तेज नहीं। नीचे से ऊपर तक सारा का सारा आदमी किसी भूत की तरह नजर आ रहा था। इतने दिनों बाद आज उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। इस अर्थचेतन शरीर को छोड़कर वे और कहीं चले गए हैं। रोते हुए परेश ने कहा, आपकी काशी जाने की बड़ी इच्छा थी ना ताऊजी, चलिएगा। गुरुचरण किसी भिखारी की तरह बोल उठे, जाऊंगा परेश, जाऊंगा, पर कौन ले जाएगा मुझे? परेश ने कहा, मैं ले जाऊंगा ताऊजी। तो चल, एक बार घर चलकर कुछ सामान ले आएं। परेश ने कहा, नहीं ताऊजी, उस घर में अब कभी मत जाना। वहाँ का अब कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हमारा अब वहाँ कुछ भी नहीं है। गुरुचरण को अचानक मानो होश आ गया। क्षण भर खामोश रहकर बोले, कुछ नहीं चाहिए? उस घर से अब हम कुछ नहीं मांगते। परेश ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं ताऊजी, कुछ नहीं चाहिए। उन चीज़ों को लेने वाले वहाँ और बहुत हैं, काशी चलिए। चलो, कहकर गुरुचरण ने परेश का हाथ पकड़ा और सुनसान अंधकार में रास्ते से दोनों रेलवे स्टेशन की ओर धीरे धीरे चलने लगे।